स्प्रिंग बोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी ओशनिक करंट्स, महासागरीय धाराएं, और अटलांटिक ओशन के उत्तरी भाग की महासागरीय धाराएं हमने डिस्कस की थी। आज हम अन्य महासागरों की धाराएं डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम अटलांटिक ओशन का जो दक्षिणी भाग है उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले अभी तक जो हमने किया है उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, महासागरीय धाराएं जो है, जब बहुत अधिक मात्रा में जल एक दिशा में प्रवाहित होता है उनको कहा जाता है। और महासागरीय धाराओं को बहुत से कारक प्रभावित करते हैं, ये भी हमने देखा था। और हमेशा महासागरीय धाराएं हाई वाटर लेवल मतलब उच्च जलस्तर वाले क्षेत्र से जाती हैं, किसकी तरफ? निम्न जलस्तर वाले क्षेत्र की तरफ, लो वाटर लेवल की तरफ जाती हैं। और महासागरीय धाराओं को जो विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं, फैक्टर्स, उन कारकों को हमने 4 भागों में बांटा था। और वो 4 भाग क्या क्या थे? एक तो पृथ्वी से संबंधित कारक, वायुमंडल से संबंधित कारक, महासागरीय जल से संबंधित कारक, और ऐसे कारक जो महासागरीय धाराओं में परिवर्तन लेके आए, जैसे अर्थ रिलेटेड फैक्टर्स, एटमॉस्फेयर रिलेटेड फैक्टर्स, ओशनिक वाटर रिलेटेड फैक्टर्स, और फैक्टर्स जो चेंजेस लेकर आते हैं ओशनिक करंट्स में। इन कारकों को हमने डिटेल में डिस्कस किया था 4 भागों में बांटकर। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि महासागरीय धाराएं जो हैं उनके प्रकार क्या क्या होते हैं। तो 2 प्रकार होते हैं महासागरीय धाराओं के, और वो 2 प्रकार कौन से हैं? गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। गर्म धाराएं या वार्म ओशनिक करंट्स हमेशा चलती है कहाँ से? निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ, लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड्स की तरफ, और गर्म क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। गर्म क्षेत्र कौन से होते हैं पृथ्वी पर? एक तो ट्रॉपिकल जोन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और विषुवत रेखीय क्षेत्र। तो गर्म धाराएं इन क्षेत्रों से चलती हैं। और ठंडी धाराएं जो हैं वो कहाँ से चलना प्रारंभ करती हैं? हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ आती हैं, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में कैसा तापमान होता है? कम टेम्परेचर होता है, और इस कम तापमान के कारण ही धाराएं कैसी हो जाती है? ठंडी होती है। तो गर्म और ठंडी 2 प्रकार की धाराएं होती हैं। धाराओं के प्रकार देखने के बाद हमने धाराओं के जो विभिन्न नाम होते हैं, या वर्ग कह लीजिए या कैटेगरीज कह लीजिए, कैटेगरीज ये हमने देखी थी। अब ये कैटेगरीज में हमने क्या क्या देखा था? एक तो होता है प्रवाह। प्रवाह हम किसको कहते हैं? ड्रिफ्ट को। ड्रिफ्ट या प्रवाह ऐसी धाराएं होती हैं जिनका निर्माण किससे होता है? पवनों के द्वारा होता है। विंड्स अगर फ्लो करके ले जाती हैं, बहा कर ले जाती हैं महासागरीय जल को, तो जो धारा बनती है उसके साथ प्रवाह या ड्रिफ्ट शब्द यूज किया जाता है। प्रवाह के अलावा यदि हम देखें तो दूसरा टर्म जो यूज किया जाता है वो कॉमन टर्म है करंट या धारा। और धारा का निर्माण जो अक्सर होता है ये मुख्यतः किसके कारण होता है? लवणीयता में या घनत्व में जो अंतर देखने को मिलता है, या वाटर लेवल में, जल स्तर में जो अंतर होता है, उसकी वजह से बनती हैं धाराएं। और तीसरा जो टर्म हमने देखा था वो था स्ट्रीम। और स्ट्रीम जो टर्म है ये यूज किया जाता है उन महासागरीय धाराओं के लिए जो अधिक जल आपूर्ति के कारण बनती है, या वाटर सप्लाई या पानी की मात्रा कहीं अगर बहुत ज्यादा हो जाए और एक दिशा में बहने लगे तो उसे कहा जाता है स्ट्रीम। जैसे कि स्ट्रीम का उदाहरण कल हमने पढ़ा था, गल्फ स्ट्रीम जो है वो स्ट्रीम का उदाहरण है। अगर हम इनको देखें, इनकी स्पीड में डिफरेंस होता है। सबसे ज्यादा स्पीड होती है स्ट्रीम की, धारा की, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। मीडियम स्पीड होती है धारा की या करंट की। और प्रवाह जो है, जो पवनों के कारण बनती है, उसकी स्पीड सबसे कम होती है तुलनात्मक रूप से। तो ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। उसके बाद जो महासागरीय धाराएं हैं वो विभिन्न चीजों के ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं। अलग अलग इम्पैक्ट्स या इफेक्ट्स जो हैं वो होते हैं ओशन करंट के। और महासागरीय धाराओं के ये जो प्रभाव है, प्रभावों में हमने किन किन चीजों पर प्रभाव देखे थे? एक तो हमने क्लाइमेट पर प्रभाव देखा था, जलवायु पर प्रभाव। जलवायु के अलावा हमने प्रभाव देखा था नौकायन पर। नौकायन मतलब नेविगेशन, शिपिंग। और तीसरा जो हमने प्रभाव देखा था वो देखा था फिशिंग के ऊपर, मत्स्यन जिसे कहते हैं। तो क्लाइमेट के ऊपर क्या प्रभाव रहता है महासागरीय धाराओं का? जहां पे भी ठंडी महासागरीय धाराएं होती हैं, उन ठंडी महासागरीय धाराओं में पानी कैसा होता है? ठंडा होता है। और ठंडा पानी, कोल्ड वाटर जो है वो इजीली इवेपोरेट नहीं होता, वाष्पीकृत नहीं होता। इसीलिए जहां पे भी, जिन भी तटवर्ती क्षेत्रों के पास ठंडी धारा होती है, वहां नमी नहीं मिलती है वायु को, क्योंकि इवेपोरेशन नहीं होता, वाष्पीकरण नहीं होता। इसीलिए ठंडी धाराएं जो है अक्सर शुष्क परिस्थितियों का निर्माण करती हैं, या एरिड कंडीशंस जो है उनका फॉर्मेशन करती है।
और जहां शुष्कता बहुत ज्यादा हो जाए और 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, उन क्षेत्रों को कहते हैं मरुस्थल। तो ठंडी महासागरीय धाराएं जो हैं अक्सर मरुस्थलों का निर्माण करती हैं, डेजर्ट्स का फॉर्मेशन करती हैं। उसके साथ साथ ठंडी महासागरीय धाराएं जो है कोल्ड ओशनिक करंट्स थोड़ा बहुत टेम्परेचर पर भी प्रभाव डालती हैं। जहां पे भी ये बहती हैं वहां कोस्टल रीजन के टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर देती हैं। और गर्म जो महासागरीय धाराएं हैं, वार्म ओशनिक करंट्स या गर्म महासागरीय धाराएं, गर्म पानी का वाष्पीकरण इवेपोरेशन इजीली होता है और इसीलिए जब वाष्पीकृत होगा, जल इवेपोरेट होगा, तो एयर जो वहां पर है उसमें क्या आ जाएगी, नमी आ जाएगी। और अधिक नमी युक्त जो वायु होती है वो कैसी होती है, आर्द्र होती है। तो गर्म महासागरीय धाराएं जो है ये आर्द्रता को बढ़ाती है, आर्द्रता को बढ़ाती हैं या ह्यूमिडिटी को बढ़ाती हैं, और उसी के कारण जो है जहां पर भी गर्म धारा होती है वहां वर्षा की संभावना, रेनफॉल की जो कंडीशंस है वो बनती है और वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। तो जहां एक और ठंडी धारा शुष्क परिस्थितियों का निर्माण करती है, वहीं गर्म धारा वर्षा की स्थिति का निर्माण करती है और वर्षा को की संभावनाएं जो है वो बढ़ाती है। नौकायन से रिलेटेड हमने क्या फैक्ट देखे थे, नौकायन में हमने देखा था कि यदि महासागरीय धारा इस दिशा में चल रही है और जहाज जो है वो भी धारा की दिशा में चलेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, गति बढ़ जाएगी, जहाज की स्पीड बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ ईंधन की खपत जो है, फ्यूल कंजम्पशन, वो कम होगा क्योंकि जहाज को सहयोग मिलेगा किसका, महासागरीय धारा का। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि धारा जिस दिशा में चल रही है, करंट जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई शिप जाए, विपरीत दिशा में अगर जहाज चल रही है, तो उस जहाज की गति जो है वो कम हो जाती है और ईंधन की खपत जो है, फ्यूल कंजम्पशन, वो बढ़ जाता है। ये ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए नेविगेशन पर ये प्रभाव होता है। नेविगेशन पर इस प्रभाव के अलावा एक और प्रभाव ये होता है कि जहां पर ठंडी और गर्म धाराएं आकर मिलती है, ये मान लीजिए वार्म करंट है या हॉट ओशनिक करंट है, गर्म महासागरीय धारा, और दूसरी तरफ से आ रही है ठंडी महासागरीय धारा, कोल्ड ओशन करंट। जहां ये ठंडी और गर्म धाराएं मिलती हैं वहां अक्सर बनता है कोहरा, फॉग, और कोहरे के कारण दृश्यता दिखाई देना बंद हो जाता है। इसीलिए अगर जहाज इस क्षेत्र से गुजरेगा तो उसको दिखने में जो है बहुत प्रॉब्लम होगी, आगे का रास्ता नहीं दिखाई देगा। इसीलिए नौवहन में बाधा उत्पन्न होती है जिन भी क्षेत्रों में गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है, क्योंकि ऐसे रीजन्स में बनता है कोहरा। तो ये नेविगेशन पर प्रभाव है। नेविगेशन पर एक और प्रभाव पड़ता है और वो प्रभाव जो है वो ये है कि जब भी कभी महासागरीय धाराएं ध्रुवीय क्षेत्रों से आती है निम्न अक्षांशों की ओर, मतलब पोलर रीजन से आ रही है ठंडी करंट्स या कोई भी करंट्स नीचे की तरफ, तो वो अपने साथ लेकर आ जाती हैं बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े, ये अपने साथ बहा कर ला रही है बर्फ के टुकड़े, और इन बर्फ के टुकड़ों को कहते हैं आइसबर्ग्स। आइसबर्ग्स मतलब हिमशैल। और इस तरह से बर्फ के टुकड़े अगर ओशन करंट के साथ, धारा के साथ आगे आ जाते हैं और इसी क्षेत्र में कोई जहाज चल रहा हो, तो उस जहाज के मार्ग में ये बाधा उत्पन्न करते हैं बर्फ के टुकड़े। और उसके साथ साथ कई बार जहाज के निचले भाग पे अगर ये बड़े बर्फ के टुकड़े आकर टकरा जाए, तो उस स्थिति में क्या होता है, कई बार जहाज जो है वो टूट जाता है, उसमें लीकेज हो जाता है। इसी वजह से जो है जहाज डूब भी सकता है, एक्सीडेंट की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। जैसा कि आपको याद होगा टाइटैनिक में जो एक्सीडेंट हुआ था वो इसी प्रकार हिमशैल के कारण हुआ था। तो इस तरह से शिप एक्सीडेंट्स भी बढ़ जाते हैं कई बार, जो ओशन करंट्स पोलर रीजन से आइसबर्ग्स या हिमशैल अपने साथ लाती है उसके कारण। अब फिशिंग पे क्या प्रभाव है वो देखिए। जहां पर जिन क्षेत्रों में ठंडी और गर्म धाराएं मिलती है, मान लीजिए वार्म ओशन करंट है और दूसरी तरफ से आ रही है ठंडी महासागरीय धारा, कोल्ड ओशन करंट, तो कोल्ड और वार्म ओशन करंट जहां मिलती है वहां पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये पोषक तत्व मान लीजिए ये गर्म धारा के साथ आए हैं और इस क्षेत्र में दूसरे पोषक तत्व जो हैं, मान लीजिए ये पोषक तत्व ठंडी धारा के साथ आए। तो जहां ये धाराएं मिल रही है वहां पर दोनों तरह के पोषक तत्व मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो इसीलिए जिन क्षेत्रों में ठंडी और गर्म धाराएं आकर मिलती है वहां पर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बढ़ेगा। तो यहाँ फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं, जिन्हें हम कहते हैं पादप प्लवक,
फाइटोप्लैंक्टन्स की वृद्धि दर, ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ जाएगी। और जब फाइटोप्लैंक्टन्स बढ़ेंगे तो यहाँ पर मछलियों की संख्या जो है इस क्षेत्र में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए जिन क्षेत्रों में ठंडी और गर्म धाराएं मिलती हैं वहां पर विश्व के सबसे बड़े मत्स्य केंद्र जो है, फिशिंग सेंटर्स, वो वहीं पे स्थापित होते हैं। उसके साथ साथ मत्स्यन के लिए अनुकूल परिस्थितियां तब भी बनती हैं जब महासागर के निचले भाग से ठंडा पानी ऊपर की तरफ आता है। और आपको ध्यान होगा, जब ठंडा पानी नीचे से ऊपर आता है उस परिघटना को क्या कहते हैं? अपवलन। अपवलन, या इंग्लिश में इसको कहते हैं अपवेलिंग। अपवेलिंग। तो जिन भी क्षेत्रों में अपवेलिंग ऑफ वाटर होती है, जल का अपवलन होता है, वहां महासागर के निचले भाग से पोषक तत्व पानी के साथ ऊपर आ जाते हैं। और जब न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी। और इस वजह से ऐसे अपवलन वाले क्षेत्रों में भी मछलियों की संख्या अक्सर ज्यादा पाई जाती है। तो अपवलन, उसके साथ साथ ठंडी और गर्म धाराएं जहां मिलती है वो फिशिंग के लिए बेस्ट होते हैं। बट इन दोनों में भी अगर कंपैरेटिवली देखें तो किसमें ज्यादा अच्छी फिशिंग होगी? वो इसमें होगी, क्योंकि यहाँ पे पोषक तत्व इससे भी ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। तो वर्ल्ड के मेजर फिशिंग सेंटर्स मेनली यहाँ पे स्थित होंगे और वहां पे भी थोड़े बहुत फिशिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश होते हैं। तो ये तो हुए महासागरीय धाराओं के प्रभाव के बाद हमने देखा कि विभिन्न महासागरों में महासागरीय धाराएं देखने को मिलती है। कुछ गर्म होती हैं, कुछ ठंडी होती हैं। और अटलांटिक ओशन जो है उसकी धाराएं हम डिस्कस कर रहे थे। और अटलांटिक महासागर की धाराओं को डिस्कस करने से पहले हमने कुछ कॉमन धाराएं देखी थी जो सामान्यतः सभी प्रमुख महासागरों में देखने को मिलती है। उनको हम जल्दी से मैप पे रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद अटलांटिक ओशन के दक्षिणी भाग को भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले हम कॉमन धारा रिवाइज कर लेते हैं। कॉमन जो ओशन करंट है उसमें 0 डिग्री पर एक महासागरीय धारा चलती है जिसे कहते हैं सीईसी, और 0 डिग्री के उत्तर में एक चलती है धारा जिसे एनईसी कहते हैं, और दक्षिण में चलती है एक जिसे एसईसी कहते हैं। काउंटर इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट, प्रति विषुवत रेखीय धारा, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा और दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। ये धारा जो है ये कॉमन है, पैसिफिक ओशन में भी है, अटलांटिक ओशन में भी है, और इधर यहाँ पर इंडियन ओशन वाले पार्ट में भी दिखेगी, सीईसी, एनईसी और एसईसी। यहाँ पर इंडियन ओशन में सीईसी है, एनईसी नहीं है क्योंकि इंडियन ओशन का नदन पार्ट, उत्तरी भाग काफी छोटा है। एसईसी यहाँ पर बनती है प्रॉपर, और ये पैसिफिक ओशन का आधा बचा हुआ भाग है। सीईसी, एनईसी, ये सब यहाँ पे कॉमन करंट्स जो है वो होंगी। एसईसी, ये तीनों जो है इक्वेटोरियल रीजन के आसपास, विषुवत रेखा के आसपास लाल रंग से बनाई है, इसका मतलब गर्म धाराएं हैं। ये धाराएं दूसरी धाराओं का निर्माण करती हैं। उसके अलावा एक और कॉमन धारा है जो यहाँ पर नीचे हम देख सकते हैं, और इसका नाम आपको याद होगा, WWD कहते हैं इसको, WWD, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, पश्चिमी पवन प्रवाह। और ये जो पश्चिमी पवन प्रवाह है ये ठंडी महासागरीय धारा है, कोल्ड ओशन करंट। और ये जो कोल्ड ओशन करंट है इसकी वजह से कई सारी ठंडी धाराओं का निर्माण होता है। ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। तो ये हो गई WWD। अब नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में जो हमने करंट्स की है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये जो एनईसी धारा है, जब ये दक्षिण अमेरिका के तट से टकराती है तो इसका जल बहकर जाता है यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी वाले क्षेत्र में, और वहां से काफी ज्यादा मात्रा में जल निकल कर आता है और बहने लगता है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के पास, ईस्टर्न कोस्ट के पास। और इस तरह से उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के पास जो ये जल बहने लगता है उससे एक करंट बनती है जिसको कहते हैं जीएस का नाम आपको याद होगा, गल्फ स्ट्रीम। तो ये गल्फ स्ट्रीम क्यों बनी है? क्योंकि मैक्सिको की खाड़ी में बहुत ज्यादा मात्रा में जल की आपूर्ति हो गई, वाटर की सप्लाई ज्यादा हो गई। गर्म धारा है इसीलिए पूर्वी तट पर, नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी तट पर क्या करेगी? आर्द्रता बढ़ाएगी, थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ाएगी और वर्षा की स्थिति की, जो वर्षा की संभावना है उनको भी बढ़ाएगी। ये धारा जो है ऊपर से ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली एक ठंडी धारा से मिलती, और ध्रुवीय क्षेत्रों से जो यहाँ ठंडी धारा आती है पोलर रीजन से, उस कोल्ड करंट का नाम है एलसी आपको याद होगा, हमने कल किया था, लेब्राडोर धारा। तो ये लेब्राडोर धारा जो है ये आकर मिलती है गल्फ स्ट्रीम से। जहां ठंडी और गर्म धाराएं मिलती है
वहां किसके लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होता है? मत्स्यन के लिए, फिशिंग के लिए फेवरेबल कंडीशंस बनती है। और यहाँ एक फिशिंग सेंटर बनता है, उस फिशिंग सेंटर का नाम आपको याद होगा, ग्रैंड बैंक। और ये ग्रैंड बैंक फिशिंग सेंटर बनता है किसके पास? यहाँ एक न्यू फाउंडलैंड नाम का आइलैंड है, द्वीप है, उसके पास बनता है। तो इस तरह से गल्फ स्ट्रीम जो है उसकी ये मेन चीज हमने देखी थी कि एक प्रमुख मत्स्यन केंद्र बनता है, ठंडी धारा से मिलती है ये। उसके बाद गल्फ स्ट्रीम जो है जैसे ही हायर लैटिट्यूड्स में आती है, जैसे ये आपने 30 डिग्री लगभग यहाँ है, 30 डिग्री के ऊपर वाले क्षेत्र में जैसे ही जाती है ये, तो ये उच्च अक्षांश में चली जाती है। और 30 डिग्री के ऊपर वाले भाग में चलती है पछुआ पवनें, वेस्टर्लीज। और इसीलिए पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण ये गल्फ स्ट्रीम जो है ये प्रवाहित होकर बहकर जाएगी पश्चिम से पूर्व की ओर। और जब ये पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है तो ये सीधा जाकर और टकराती है यूरोप के वेस्टर्न कोस्ट से, पश्चिमी तट से। ये यूरोप है, इधर वाला साइड यूरोप का पूर्वी भाग है, इधर वाला साइड यूरोप का पश्चिमी भाग है। तो ये जाकर टकराती है यूरोप के पश्चिमी तट से, और टकराते ही ये दो भागों में बट जाती। एक धारा जाती उत्तर की तरफ, एक धारा जाती है नीचे की तरफ। अभी नीचे वाली धारा मैं बनाऊंगी। पहले गल्फ स्ट्रीम के मुड़ने से जो पश्चिम से पूर्व की ओर पानी जा रहा है, इससे एक धारा बनती है जिसका नाम है NAD, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और गल्फ स्ट्रीम ने गर्म पानी भेजा है यूरोप तक, और इसी वजह से गल्फ स्ट्रीम गर्म पानी भेज रही है यूरोप की तरफ, इसीलिए गल्फ स्ट्रीम को कहते हैं यूरोप का गर्म कंबल या वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप, क्योंकि ये गर्म पानी भेजती है यूरोप तक। NAD जो है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, जैसे ही यूरोप के तट से टकराती है दो भागों में बढ़ती है। इसका एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग बनता है। इसका जो ये उत्तरी भाग है, इस उत्तरी भाग को तो कहते हैं नॉर्वेन करंट, नॉर्वेन धारा। नॉर्वेन धारा इसलिए क्योंकि यहाँ पर नॉर्वे है, स्कैंडिनेवियन देश है, उनमें से यहाँ पर नॉर्वे नाम का एक देश है, उसी के नाम पर इसका नाम है नॉर्वेन धारा। तो नॉर्वेन धारा तो गर्म है, और नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ जो धारा बनती है वो है कैनरी धारा। कैनरी धारा जो है ये ठंडी है। अब ये क्यों ठंडी हुई वो बाद में देखेंगे। पहले तो नॉर्वेन धारा जो है, NAD और नॉर्वेन धारा जो गर्म पानी लाती हैं वो यूरोप के तटवर्ती क्षेत्रों में गर्म पानी फैला देती हैं। उसकी वजह से यूरोप के तट पर जो भी पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, वो वर्ष भर खुले रहते हैं। अगर यहाँ पे ये गर्म पानी ना होता तो क्या हो जाता? देखिए बहुत हायर लैटिट्यूड से, इसलिए सर्दियों में यहाँ का पानी जम जाता है, खास तौर पर तटवर्ती क्षेत्र के पास वाला जो जल है वो कुछ जम जाता है। तो ये जल को जमने नहीं देती है कोस्टल रीजन पे, इसीलिए बंदरगाह हमेशा खुले रहते हैं। तो NAD और NC जो है नॉर्वेन धारा, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है यूरोप के लिए। बट कैनरी धारा जो है ये ठंडी धारा है। ये ठंडी कैसे हो गई तो वो देखते हैं। अब देखिए शुरुआत में जब NAD ने दो शाखाओं में बटी थी, NAD दो ब्रांचेस में डिवाइड हुई थी। NAD ने तो इसको गर्म पानी ही दिया था, यहाँ पर गर्म पानी भेजा था NAD ने, फिर वो गर्म पानी गया कहाँ? तो ये जो कैनरी धारा जिस क्षेत्र में है ये ट्रॉपिकल जोन आ जाता है, 30 डिग्री के नीचे वाला क्षेत्र है। और 30 डिग्री के नीचे वाला क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे चलती है ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवनें, और ये पवनें जो है ये चलती हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ। स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, उत्तरी गोलार्ध की, तो ये चलती है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। तो यहाँ चलने वाली जो व्यापारिक पवनें हैं वो इस क्षेत्र के गर्म जल को बहा कर ले जाती, और गर्म जल को बहाकर और किसको दे देती है? NEC जो है उसको दे देती है। तो सारा गर्म जल यहाँ से बहकर आता है और NEC को मिल जाता है। और फिर यहाँ पे जब गर्म जल की मात्रा, यहाँ पे जब गर्म जल की परत हट जाती है तो गर्म पानी की परत हटते ही महासागर के नीचे वाला जो पानी है, ऊपर वाली टॉपमोस्ट लेयर के नीचे वाला, वो ठंडा पानी होता है। तो इसी वजह से कैनरी धारा जो है, जिसे हम CC कहते हैं, वो ठंडी हो जाती है। उसकी ठंडी होने का कारण क्या है CC के ठंडे होने का? क्योंकि यहाँ से व्यापारिक पवनें गर्म पानी हटा देती हैं और महासागर के निचले भाग से यहाँ पर ठंडे पानी का अपवलन होता है, अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर होती है, तो इसलिए ये ठंडी हो जाती है। अब जहाँ पे भी ठंडी धारा होगी, ठंडी धारा क्या करेगी? एरिड कंडीशंस जो है, शुष्क परिस्थितियां, उनका निर्माण करेगी। और शुष्क परिस्थितियों के कारण यहाँ अफ्रीका के उत्तरी भाग में सहारा मरुस्थल का निर्माण होता है। और ये जो सहारा मरुस्थल है जो कैनरी धारा के कारण बन रहा है, ये सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा
गर्म मरुस्थल है। ये सब करने के अलावा हमने उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक और छोटी धारा देखी थी यहाँ पर, जिसे कहते हैं ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, क्योंकि ये ग्रीनलैंड द्वीप के पूर्वी तट के पास है, तो इसका नाम है पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। ये एक ठंडी धारा है, सामान्य सी छोटी सी एक धारा है, इसका नाम आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा नॉर्थ अटलांटिक ओशन जो है उसमें कई छोटी मोटी धाराएं यहाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ एंटिलीज धारा है और भी कई छोटी मोटी धाराएं, बट वो धाराएं आपको इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये प्रमुख धाराएं भी अगर आप याद रखेंगे तो बहुत होगा। अब अगर हम देखें अटलांटिक ओशन में एक और स्पेशल चीज होती है, वो क्या होती है, यहाँ पर पानी गोल गोल घूमने लगता है, और जब जल गोल गोल घूमने लगता है तो उससे यहाँ पे क्या बनता है, सरगासो सागर। और सरगासो सागर को क्या कहते हैं, बिना तट वाला सागर। गोल घूमने के कारण जल जो है वो मिक्स नहीं होता है अटलांटिक ओशन के जल से, इसलिए सलिनिटी लवणीयता भी यहाँ बढ़ जाती है। और सरगासम नाम की जो एल्गी है, शैवाल, उसकी वजह से यहाँ से शिप्स जब गुजरते हैं तो उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। ये सब हमने देखा था अटलांटिक ओशन में। अब अटलांटिक ओशन के सदर्न साइड में चलते हैं, दक्षिणी भाग में। दक्षिणी भाग अगर देखें अटलांटिक ओशन का, वो ये है। तो सदर्न पार्ट में होता क्या है, SEC टकराती है साउथ अमेरिका के तट से और घूम जाती है दक्षिण की तरफ। उससे एक धारा बनती है साउथ अमेरिका के पूर्वी तट के पास, जिसे शॉर्ट में BC या फुल फॉर्म जो इसका वो है ब्राजील धारा, ब्राजील करंट कहते हैं। और आपको गर्म धाराओं का प्रभाव पता है, ये तापमान को हल्का सा थोड़ा सा बढ़ा देगी, उसके साथ साथ क्या करेगी, ये आर्द्र परिस्थितियों का निर्माण करेगी, जिसकी वजह से ब्राजील के तट पर वर्षा की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो ये ब्राजील धारा में बस यही चीज इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दक्षिणी जो अटलांटिक महासागर है उसमें ये WWD का कुछ पानी एक ठंडी धारा का निर्माण करता है। तो जब WWD पश्चिमी पवन प्रवाह दक्षिण अमेरिका के तट से टकराकर और उत्तर की ओर उसका कुछ जल प्रवाहित होने लगता है, बहने लगता है, तो उससे एक धारा बनती है जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं FC। अब ये FC नाम क्या है, यहाँ एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है फॉकलैंड, फॉकलैंड आइलैंड। तो ये फॉकलैंड आइलैंड के नाम पर इस धारा का नाम रखा गया है, इसीलिए इसको कहते हैं फॉकलैंड धारा। तो ये FC धारा है, फॉकलैंड धारा। फॉकलैंड धारा जो है ये एक ठंडी धारा है, और ठंडी धारा का क्या प्रभाव होता है, ये यहाँ पर टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर सकती है। हालांकि हमने पढ़ा था धारा का ज्यादा तापमान पर प्रभाव नहीं, ज्यादा किस पर है, आर्द्रता और शुष्कता पर। ठंडी धारा क्या करती है, अक्सर शुष्क परिस्थितियों का निर्माण करती है। यहाँ पर इसका इवेपोरेशन नहीं होगा करंट का, पानी का, इसकी वजह से एरिड कंडीशंस बनेगी, और इन एरिड कंडीशंस की वजह से यहाँ पर एक डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है। दक्षिण अमेरिका के इस पूर्वी तट के पास यहाँ एक डेजर्ट बनता है, और ये जो डेजर्ट बनता है, इस डेजर्ट का मरुस्थल का नाम है पैटागोनिया डेजर्ट, पैटागोनिया मरुस्थल। तो ये जो पैटागोनिया डेजर्ट यहाँ बनता है साउथ अमेरिका के साउथ ईस्टर्न कोस्ट के पास, ये पैटागोनिया मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है। ये कोल्ड क्यों है, क्योंकि ये 40 डिग्री से ऊपरी अक्षांशों में है, मतलब 40-45 डिग्री के ऊपरी अक्षांशों में। यहाँ पे अगर आप देखें ये 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री के से ऊपर वाले जो लैटिट्यूड है 45, 50, 55, इन लैटिट्यूड्स में है ये। जब भी कभी 40 डिग्री से हायर लैटिट्यूड्स में कोई मरुस्थल बनता है तो वो ठंडा ही होता है। तो सहारा डेजर्ट कैसा था, ये गर्म था मरुस्थल, क्योंकि ये निम्न अक्षांशों में बना है, ये गर्म मरुस्थल था। अब देखिए हमने यहाँ पर दक्षिणी भाग में, अटलांटिक ओशन के दक्षिणी भाग में जो वेस्टर्न साइड है, पश्चिमी भाग है अटलांटिक ओशन का, वो देख लिया। अब इस साइड देखते हैं कौन सी धारा है। अब इस साइड यदि देखें तो ये WWD जो है, इसका पानी अफ्रीका के तट की तरफ भी जाता है बहकर, और जब इस WWD का पश्चिमी पवन प्रवाह का पानी अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास बहता है तो एक धारा बनती है, और उस धारा का नाम है बेंगुला धारा, जिसको हम शॉर्ट में BGC कह सकते हैं। इसका नाम है बेंगुला धारा। बेंगुला धारा जो है ये भी एक ठंडी धारा है। ठंडी धारा क्या करेगी, वापस से ठंडी धारा शुष्क परिस्थितियों का निर्माण करेंगी, एरिड कंडीशंस का, और इन शुष्क परिस्थितियों से डेजर्ट बनेगा, मरुस्थल बनेगा। तो अफ्रीका में यहाँ तटवर्ती क्षेत्र के पास, यहाँ पर और इसके पास डेजर्ट बनते हैं, दो प्रमुख डेजर्ट्स।
और यहाँ जो मरुस्थल बनते हैं वो 30 डिग्री, अगर आप इसका लैटिट्यूड देखें तो 30 डिग्री के आसपास है, 30 डिग्री के आसपास। तो कैसे डेजर्ट होंगे? 30 डिग्री के आसपास या 30 डिग्री से कम अक्षांशों में गर्म मरुस्थल होंगे, हॉट डेजर्ट है ये। और इन हॉट डेजर्ट्स का नाम क्या है वो देखिए, तट के पास जो है उसका नाम है नामिब मरुस्थल, नामिब। और अंदर की तरफ जो मरुस्थल है उसका नाम है कालाहारी, कालाहारी। तो इस तरह से अटलांटिक ओशन के उत्तरी भाग में और दक्षिणी भाग में जो धाराएं हैं वो हमने देख ली। यहाँ पे बहुत अगर कचरा हो गया और आपको समझ में नहीं आ रहा तो आगे वाली स्लाइड में और आपको बेटर दिखाई देगा। तो देखिए, जो हम करंट्स अभी साउथ अटलांटिक ओशन की डिस्कस कर रहे थे, ब्राजील धारा, ब्राजील धारा कहाँ बहती है और कैसे बनती है? SEC के दक्षिण की ओर मुड़ने से बनती है। ब्राजील धारा कहाँ बहती है? साउथ अमेरिका के पूर्वी तट के पास बहती है, ईस्ट कोस्ट के पास। क्या करती है? आर्द्र परिस्थितियों का निर्माण करती है, वर्षा की स्थिति को बढ़ाती है। फिर उसके बाद फॉकलैंड धारा देखिए फॉकलैंड धारा जो है कैसे बनती है? ये WWD का जो पानी है, पश्चिमी पवन प्रवाह का जो जल है, वो जब मुड़ता है उत्तर की ओर उससे बनती है WWD के उत्तर में मुड़ने से। और ये जो फॉकलैंड धारा है ये क्या करती है? ठंडी धारा है। तो ठंडी धारा क्या करेगी? शुष्क परिस्थितियों का निर्माण करेगी और यहाँ एक मरुस्थल बनाएगी। इंग्लिश में तो मैंने आपको उसका नाम बता ही दिया था, पैटागोनिया मरुस्थल है उसका नाम। और ये पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ बना हुआ है? दक्षिण अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में। और ये किस तरह का मरुस्थल है? तो क्योंकि ये 40 डिग्री से हायर लैटिट्यूड्स में, उच्च अक्षांशों में होने के कारण ये एक ठंडा मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है? तो WWD जो है पश्चिमी पवन प्रवाह, इसका कुछ जल अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास भी बहता है, उससे एक धारा बनती है BGC। BGC का फुल फॉर्म क्या है? बेंगुएला धारा। और बेंगुएला धारा जो है उसकी वजह से अफ्रीका के पश्चिमी भाग में दो प्रमुख मरुस्थल बनते हैं। और जो दो डेजर्ट्स बनते हैं अफ्रीका में, उन डेजर्ट्स का नाम है नामिब और कालाहारी, नामिब और कालाहारी। कालाहारी। ये जो दो मेजर डेजर्ट्स हैं ये भी हमने देख लिए। तो ओवरऑल आई होप अटलांटिक ओशन आपको समझ में आ गया होगा, नॉर्दर्न पार्ट भी और सदर्न पार्ट भी। अब सारे जो अटलांटिक ओशन की जितनी भी करंट्स हैं उनको एक साथ देख लीजिए और डायग्राम में इस तरह से ये जो शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए वो भी होपफुली आपको समझ में आ रहे होंगे। CEC मतलब काउंटर इक्वेटोरियल करंट, NEC नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, गल्फ स्ट्रीम GS, NAD मतलब नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, LC मतलब लैब्राडोर करंट, EGC ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, NC नॉर्वेन धारा, CC कैनरी धारा, BC ब्राजील धारा, FC फॉकलैंड धारा, WWD पश्चिमी पवन प्रवाह वेस्ट विंड ड्रिफ्ट और BGC मतलब बेंगुला धारा। जिस तरह से हमने अटलांटिक ओशन की समझी है धाराएं, उसी तरह से इजीली आपको समझ में आ जाएंगी पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन की धाराएं। तो देखिए, अब पैसिफिक ओशन में प्रशांत महासागर में पहले हम देखते हैं प्रशांत महासागर का उत्तरी भाग, नॉर्दर्न पार्ट। तो पैसिफिक ओशन के आसपास कौन से महाद्वीप हैं वो पता होना चाहिए आपको। प्रशांत महासागर को यदि देखा जाए तो आपको दिशाएं याद है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो अगर आप इसको देखें पैसिफिक ओशन को, तो प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में पड़ते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग के पास पड़ते हैं एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, पैसिफिक ओशन में वही विषुवत रेखा पर इक्वेटर पर CEC करंट है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, उसके ऊपर है NEC नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और उसके नीचे है साउथ इक्वेटोरियल करंट। जब ये NEC यहाँ पर फिलीपींस द्वीप है, फिलीपींस द्वीपों से जब टकराती है NEC, तो NEC का पानी मुड़कर उत्तर की ओर बहने लगता है। नॉर्थ की तरफ ये जब पानी बहने लगता है तो यहाँ एक धारा बनती है और उस धारा का नाम है KC शॉर्ट में, और इसका फुल फॉर्म जो है वो है क्यूरोशियो धारा, क्यूरोशियो धारा। तो ये जो क्यूरोशियो धारा बनती है, जैसा यहाँ लाल रंग से बनाई गई है, तो ये रेड कलर की जो करंट है ये मेनली किस तरह की होगी? जो भी रेड बनी हुई है वो सारी क्या है? वार्म करंट्स है या गर्म धाराएं हैं। तो क्यूरोशियो धारा जो है एक गर्म धारा है, KC।
और कुरोशियो धारा जो एक गर्म धारा है, ये जाकर और जापान से टकराती है। ये जापान है यहाँ पर, ये जापान, यहाँ पे फिलीपींस था। तो ये जापान से जब जाकर टकराती है तो इसका कुछ जल जो है वो जापान के पश्चिमी तट की तरफ चला जाता है। जैसे मान लीजिए ये जापान के द्वीप है, और जैसे ही जापान के द्वीपों से ये टकराई, इसका कुछ जल तो चला गया जापान के पूर्वी तरफ, पूर्वी भाग की तरफ, ईस्टर्न साइड, और कुछ पानी जो है इसका चला गया वेस्टर्न साइड। तो कुरोशियो धारा जो है उसका जब पानी, थोड़ा बहुत पानी पश्चिम की तरफ बहकर जाता है तो एक अन्य धारा का निर्माण होता है, और उस धारा को कहते हैं सुशीमा धारा, जिसको शॉर्ट में टीसी कहते हैं। अब टीसी धारा से क्या होता है या क्या इंपॉर्टेंस है, तो जापान, ये जापान के द्वीप हैं, और जापान के द्वीपों के एक तरफ तो यहाँ केसी है, कुरोशियो, दूसरी तरफ यहाँ पर है सुशीमा धारा, टीसी। टीसी इसलिए क्योंकि टी साइलेंट है, यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है सुशीमा धारा, सुशीमा करंट, टी साइलेंट है। अब सुशीमा धारा और केसी कुरोशियो धारा दोनों ही गर्म धाराएं हैं, और जापान जो देश है पूरा का पूरा ये एक द्वीपीय देश है, आइलैंड कंट्री है। इसके पास कोई सड़क के साधन नहीं है या कोई भी और साधन नहीं है। अगर इसको विश्व में दूसरे देशों से जुड़ना है या अगर उसको ट्रेडिंग करनी है बड़ी मात्रा में, तो जापान को क्या यूज करना पड़ेगा, शिप्स का यूज करना पड़ेगा, नौकायन का उपयोग करना पड़ेगा। तो जापान जैसे देश के लिए ये वरदान के समान है कि जापान के दोनों भागों में, पश्चिमी तरफ भी, पश्चिमी भाग की तरफ भी और पूर्वी भाग की तरफ भी गर्म धाराएं हैं। और ये गर्म धाराएं क्या करती है, जापान के बंदरगाह जो है, पोर्ट्स जितने भी, उन्हें वर्ष भर खुला रखती है, पूरे साल जमने नहीं देती है पानी को, और पूरे साल नेविगेशन इजीली यहाँ पर हो सकता है। तो ये दोनों धाराएं जो हैं जापान के लिए काफी लाभदायक हैं। उसके साथ साथ जापान जो है, जापान के पूर्वी तट के पास ऊपर से ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली एक ठंडी धारा इस कुरोशियो धारा से मिलती है, और ध्रुवीय क्षेत्र से जो ठंडी धारा आती है उसका नाम है ओसी। ओसी का फुल फॉर्म जो है वो है ओयाशियो धारा। और ये जो ओयाशियो धारा आती है, आपको पता है ठंडी धारा जब भी आएगी तो क्या करेगी, शुष्क परिस्थितियों का निर्माण करेगी। तो ये ठंडी धारा क्या करती है, ये जो साइबेरिया का पूर्वी भाग है, रशिया का साइबेरिया वाला जो पार्ट है, उसके पूर्वी भाग में यहाँ शुष्क परिस्थितियों का निर्माण करती है। उसके साथ साथ जब ये ओयाशियो आती है और इस गर्म धारा से मिलती है, तब क्या होगा, तो देखिए ओयाशियो ऊपर से आई और कुरोशियो धारा से मिली। दोनों धाराओं के मिलने से मत्स्यन के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होता है और फिशिंग सेंटर बनता है। तो जापान में जो फिशिंग ज्यादा की जाती है उसके पीछे भी ये धाराएं जो है इनका सहयोग रहता है। इस तरह की स्थिति बनती है जापान के तटवर्ती क्षेत्र के पास कि इजीली फिशिंग हो सकती है, पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, गर्म ठंडी धाराएं मिलती हैं, इसीलिए ये मत्स्यन जो है यहाँ पे आसान होता है या अनुकूल परिस्थितियां हैं। तो जापान के लिए ये धारा जो है ये भी अनुकूल है। उसके साथ साथ आपको एक और चीज याद होगी, जापान जो है जिसके पास ये ठंडी और गर्म धाराएं मिल रही हैं, जहां पे ये ठंडी गर्म धाराएं मिलती हैं वहां क्या बनता है, कोहरा। तो जिस पर्टिकुलर क्षेत्र में ये दोनों धाराएं मिलती हैं वहां कोहरा रहता है, काफी ज्यादा गहन कोहरा, और ऑलमोस्ट जब तक ये धाराएं रहेंगी तब तक वो कोहरा रहता है मोस्टली। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ईयर का जो है, वर्ष का काफी ज्यादा भाग, उस समय ये कोहरे की स्थिति यहाँ पे बनी रहती है। तो ये पर्टिकुलर नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, अदरवाइज सब पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। मत्स्यन के लिए अनुकूल है, बंदरगाहों को वर्ष भर खुला रखती है ये धाराएं। अब आगे जो है क्या होता है कुरोशियो के साथ, कुरोशियो धारा जब और ज्यादा आगे जाती है तो हायर लैटिट्यूड्स में, उच्च अक्षांशों में, अब आपको, आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा ये गर्म और ठंडी धाराएं मिल गई, उसके बाद यहीं इसका पानी रुक जाता, पर आपको यही याद रखना है कि गर्म धारा जो है इसका पानी खुला हुआ है, गर्म धारा का जल स्तर थोड़ा ऊंचा है, इसलिए ये गर्म धारा जो है ये आगे और प्रवाहित होगी, और जब ये आगे जाती है तो उच्च अक्षांशों में ये प्रभाव में आ जाती है पछुआ पवनों के, और वेस्टर्लीज के प्रभाव के कारण ये बहने लगती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो देखिए कुरोशियो धारा जो है जब आगे बढ़ती है, हायर लैटिट्यूड्स में जाती है, उच्च अक्षांशों में, तो पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण बहने लगती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, और जैसे ये पश्चिम से पूर्व की तरफ बहने लगती है इसका नाम चेंज हो जाता है, और इसका नाम जो है वो हो जाता है नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, जिसे हम कहते हैं NPD, उत्तरी प्रशांत प्रवाह। अब उत्तरी प्रशांत प्रवाह जो है उसके साथ आगे क्या होगा, तो वो उत्तरी प्रशांत प्रवाह
आगे जाकर टकराएगी उत्तरी अमेरिका से, 2 भागों में बटेगी, और वही होगा जो अटलांटिक ओशन में हुआ, नया थोड़ी होगा कुछ। तो अब देखिए वही चीज कैसी होगी और किस तरह से होगी वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो देखिए नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, ये NPD, ये जाकर टकराई उत्तरी अमेरिका के तट से। कौन से तट से टकराई? उत्तरी अमेरिका का कौन सा तट है ये? अब आपको ये जो है डायरेक्शन समझ में आनी चाहिए। ये कौन सा तट है? वेस्टर्न कोस्ट। ये कौन सा तट है? नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट। तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट से जाकर टकराई और 2 भागों में बट गई। और NPD का जो उत्तर की तरफ गया भाग, यहाँ पर अलास्का नाम का USA का राज्य है, और इस राज्य के नाम पर इस धारा का नाम रखा गया है अलास्का धारा। तो इसकी जो उत्तरी भाग है उसका नाम है अलास्का धारा। NPD और अलास्का धारा तो गर्म है, और ये क्या करती है, इस पर्टिकुलर एरिया के बंदरगाह को, पोर्ट्स जो होते हैं उनको खुला रखती है वर्ष भर। और जो नीचे की तरफ आती है दक्षिण की तरफ धारा, ये धारा जो है इसका नाम, यहाँ पर एक कैलिफोर्निया नाम का राज्य है USA का, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है कैलिफोर्निया धारा। और कैलिफोर्निया धारा जो है वो ठंडी धारा है। ये ठीक उसी तरह से ठंडी धारा है जैसे कैनेडी धारा ठंडी बन गई थी। NPD तो इसको गर्म जल उपलब्ध करवाती है, पर क्योंकि ये लोअर लैटिट्यूड्स में आ जाती है या निम्न अक्षांशों में आ जाती है, जहाँ क्या चलती है, व्यापारिक पवनें, तो व्यापारिक पवनें या पूर्वा पवनें क्या करती है, यहाँ से गर्म पानी को हटा देती हैं, और हटाकर कहाँ दे देती हैं, पश्चिम की तरफ प्रवाहित करती हैं। और वो गर्म पानी किसको मिल जाता है? NEC को मिल जाता है। तो सारा गर्म पानी यहाँ से हटकर, इस भाग से हटकर NEC को मिल जाता है। और जब गर्म जल की जो ऊपरी परत है, अपर लेयर वार्म वाटर की, वो हटती है, तो नीचे से क्या निकल कर आता है? ठंडा पानी। तो गर्म जल के हटने के कारण और ठंडे जल के ऊपर की तरफ आने के कारण ये जो कैलिफोर्निया धारा है ये ठंडी बन जाती। तो कैलिफोर्निया धारा, अलास्का धारा और नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट हमने डिस्कस की। अब देखिए, आपको पता है कि कैलिफोर्निया धारा ठंडी धारा है, और ठंडी धारा का क्या प्रभाव होता है? शुष्क परिस्थितियों का निर्माण करती है, एरिड कंडीशंस बनाएगी ये, और शुष्क परिस्थितियों के कारण क्या बनेंगे? मरुस्थल बनेंगे। पर अब ये मरुस्थल या डेजर्ट जो है ये कहाँ बनेंगे? तो ये डेजर्ट जो है ये मेनली बनते हैं नॉर्थ अमेरिका में। अब नॉर्थ अमेरिका में कहाँ बनेंगे? यहाँ पर ये डेजर्ट्स बनते हैं इस एरिया में। और ये जो 2 डेजर्ट हैं वो कौन कौन से डेजर्ट्स हैं, इनके नाम क्या हैं? तो यहाँ पे डेजर्ट्स बनते हैं मोहावे और सोनोरन। मोहावे और सोनोरन। सोनोरन। अब आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ तो इंग्लिश में तो J लिखा है और यहाँ पे H लिखा है। तो ये स्पेनिश टर्म है जिसमें J जो है उसको ह प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे जेलेपिनो नहीं बोलते, हेलेपिनो बोलते हैं, वैसे ये मोजावे नहीं होगा, मोहावे होगा। फिर भी आपको कुछ एटलस वगैरह में ये मोजावे लिखा हुआ मिलेगा, तो वहीं पर ये मरुस्थल है। और इन मरुस्थलों को, इन डेजर्ट्स को आप एटलस में लोकेट कीजिएगा। सोनोरन डेजर्ट जो है वो भी यहाँ पर है। ये दोनों ही डेजर्ट्स जो हैं ये मेनली 30 डिग्री वाले क्षेत्र में, 30 डिग्री के आसपास पड़ते हैं, तो ये भी क्या है? गर्म मरुस्थल है। तो ये हो गया नॉर्थ पैसिफिक ओशन। ये बिल्कुल सेम रहा है या सेम है अटलांटिक ओशन जैसा पड़ा था, सिर्फ धाराओं के नाम अलग हैं, अदरवाइज बाकी सब कुछ सेम है। तो अब हमने अटलांटिक पैसिफिक ओशन का नदन पार्ट कर लिया। प्रशांत महासागर का दक्षिणी भाग देखते हैं। देखिए, दक्षिणी प्रशांत महासागर में 2 प्रमुख धाराएं हमें देखनी है, बाकी तो NEC है, ये CEC है, और ये है SEC। अब SEC जो धारा है, जब ये यहाँ पर द्वीपों से, यहाँ पपुआ न्यू गिनी और भी कई सारे द्वीप है, उन द्वीपों से टकरा कर जैसे ही ये दक्षिण की ओर घूमती है, इसका जल प्रवाहित होता है दक्षिण की ओर, वैसे ही ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पास बहने लगती है। और क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट के पास बह रही है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं EAC। और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है, जैसा यहाँ पे रंग आपको नजर आ रहा है, SEC से बनी है तो गर्म ही होगी, तो ये गर्म धारा है। और गर्म धारा जो है क्या करेगी? यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर वर्षा की संभावना को बढ़ा देती है। तो ये एक मेन धारा हो गई। दूसरी धारा की अगर बात करें तो जैसे ही ये WWD जो है,
जिस तरह से अटलांटिक ओशन में थी WWD मतलब पश्चिमी पवन प्रवाह, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट का कुछ जल जो है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट की तरफ भी आता है, कुछ पानी साउथ अमेरिका से टकराकर और उत्तर की ओर नॉर्थ की तरफ मुड़ता है, उससे एक धारा बनती है पीसी। पीसी का फुल फॉर्म है पेरू धारा। इसका नाम ये पेरू धारा क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ साउथ अमेरिका के तट के पास यहाँ पेरू नाम का एक देश है। अब पेरू धारा जो है, क्योंकि ये WWD से बनी है, पश्चिमी पवन प्रवाह से, इसलिए ये कैसी धारा होगी? ठंडी धारा। और कोल्ड ओशन करंट, ठंडी धारा क्या करती है? शुष्क परिस्थितियों का निर्माण करती है, और शुष्क परिस्थितियों से क्या बनते हैं? मरुस्थल बनते हैं, डेजर्ट। तो यहाँ पे भी एक मरुस्थल बनता है, और उस मरुस्थल का नाम है अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल। अब ये अटाकामा मरुस्थल है कहाँ? लोकेशन देखिए, यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्षेत्र में अटाकामा मरुस्थल है। और क्योंकि ये अटाकामा मरुस्थल 30 डिग्री से कम अक्षांशों में मिल रहा है, मतलब 25-30 के आसपास, इसीलिए अटाकामा मरुस्थल जो है ये गर्म मरुस्थल है, हॉट डेजर्ट है। तो जिस तरह से हमने अटलांटिक ओशन किया था, वैसे हमने पैसिफिक ओशन भी देख लिया, उसका उत्तरी भाग और उसका दक्षिणी भाग। सरगासो सागर जैसा कोई भंवर तंत्र प्रशांत महासागर में नहीं बनता है, क्योंकि प्रशांत महासागर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, इसका विस्तार बहुत ज्यादा है। तो भले ही सर्कुलेशन हो रहा ओशन करंट्स का यहाँ पर फिर भी उस परिसंचरण के कारण कहीं पे भी कोई भंवर तंत्र की स्थिति नहीं बनती है, गिराल सिस्टम नहीं बनेगा। तो ये हमने देख लिया ओवरऑल पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन की जो करंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो सारी की सारी यहाँ पर आपको एक साथ दिख रही हैं। NEC, CEC, SEC जो कॉमन है, क्यूरोशियो धारा, सुशीमा धारा, NPD नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, ऊपर से आने वाली ओयाशियो धारा, अलास्का धारा, कैलिफोर्निया धारा, यहाँ पर ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये पेरू करंट, और ये WWD। अच्छा, पेरू करंट का एक और नाम है हम्बोल्ट। हम्बोल्ट इसका एक दूसरा नाम है पेरू धारा का। अच्छा, जब हम इंडियन ज्योग्राफी करेंगे और अल्नीनो लानीना करेंगे, उस समय यहाँ पर ये पेरू धारा वाला जो स्थान है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अल्नीनो इसी पर्टिकुलर स्थान पर बनती है। तो जब मॉनसून करेंगे तब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा साउथ पैसिफिक ओशन, दक्षिणी प्रशांत महासागर। इसलिए आपको करंट्स वगैरह थोड़ी ध्यान होनी चाहिए, एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। अब देखिए, अटलांटिक ओशन हम कर चुके हैं, पैसिफिक ओशन कर चुके हैं, अब इंडियन ओशन देख लेते हैं। इंडियन ओशन में ज्यादा कोई बहुत बड़ी और प्रमुख धाराएं नहीं बनती हैं। स्पेशली नर्दर्न इंडियन ओशन जो है, हिंद महासागर का उत्तरी भाग में भारत का जो प्रायद्वीपीय विस्तार है, पेनिनसुलर इंडिया काफी एक्सटेंड हो रहा है, और इंडिया जो एक्सटेंड हो रहा है उसकी वजह से इंडियन ओशन का नर्दर्न पार्ट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। एक तरफ है इंडिया के अरब सागर, दूसरी तरफ है बंगाल की खाड़ी। और क्योंकि ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, इसलिए ज्यादा बड़ी और प्रमुख धाराएं यहाँ नहीं बन पाती। जो भी धाराएं बनती हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में मॉनसून पवनों का प्रभाव रहता है, और इसी वजह से यहाँ पर धाराएं जो हैं वो ऋतु में परिवर्तन के साथ, जैसे ही सीजन चेंज होता है उनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। इसीलिए उत्तरी हिंद महासागर में जो धाराएं बनती हैं वो अपनी दिशा में परिवर्तन करती है, और इन धाराओं को मॉनसून प्रवाह कहा जाता है, क्योंकि मॉनसून पवनों के कारण बनती है, मॉनसून ड्रिफ्ट कहते हैं। छोटी मोटी कई करंट्स हैं यहाँ पर, जैसे सोमाली धारा जैसी छोटी करंट है, और भी कई करंट है, बट मोस्टली यहाँ की जो करंट है धाराएं, उन्हें मॉनसून प्रवाह कहते हैं। और आपने नोटिस किया होगा यहाँ CEC है, यहाँ SEC भी है, पर यहाँ NEC नहीं है। NEC इसलिए नहीं है क्योंकि उत्तरी भाग हिंद महासागर का बहुत छोटा है, और प्रॉपर जो प्रवाह है धाराओं का वो हो नहीं पाता, इसलिए प्रॉपरली NEC जो है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, वो यहाँ नहीं बन पाती। अब हिंद महासागर में दो ही दक्षिणी भाग जो है उसी में हमें कुछ धाराएं डिस्कस करनी है, और उसमें भी दो ही प्रमुख धाराएं हैं। एक तो अगुलहास धारा, दूसरी धारा जो हम करेंगे वो है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। अब ये कैसे बनती हैं और किस तरह की स्थिति होती है, तो देखिए SEC जो है, साउथ इक्वेटोरियल करंट, जैसे ही SEC अफ्रीका के तट से टकराती है वैसे ही उसका जल दक्षिण की तरफ बहने लगता है। जैसे ही उसका जल दक्षिण की तरफ बहता है तो एक धारा का निर्माण होता है जिसका नाम है अगुलहास धारा। और अगुलहास धारा जो है, क्योंकि ये SEC से बनी है, अगुलहास धारा
इसलिए एसईसी गर्म थी तो अगुलहास धारा भी गर्म है। गर्म धारा क्या करेगी, वर्षा की स्थिति का निर्माण करती है। इसीलिए अफ्रीका के ये साउथ ईस्टर्न पार्ट जो है, दक्षिण पूर्वी भाग, यहाँ वर्षा की स्थिति बनती है। दूसरी जो प्रमुख धारा है उसका नाम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के कारण बन रही है। अब ये कहाँ बनती है, इसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं दिख रहा है इसलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ये मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। इस तरफ ये जो हमने अफ्रीका वाला पार्ट पढ़ा था अभी, वो अफ्रीका वाला हिस्सा यहाँ पर है इस तरफ, और ये दक्षिणी हिंद महासागर है, साउथ इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। अब होता क्या है, यहाँ पर WWD जो बह रही है, पश्चिमी पवन प्रवाह, उसका कुछ जल ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग की तरफ बहने लगता है, पश्चिमी तट के पास। इसीलिए उसको कहते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया का कौन सा तट है, पश्चिमी तट, और इस तरफ वाला कौन सा तट था, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के पास एक ठंडी धारा बहती है और उस ठंडी धारा को पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा कहते हैं। और ठंडी धारा क्या करती है, कोल्ड करंट, शुष्क परिस्थितियों का निर्माण करेगी, और शुष्क परिस्थितियों से क्या बनेंगे, डेजर्ट्स बनेंगे, मरुस्थल बनेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया का जो ये पूरा पश्चिमी भाग है, यहाँ इस क्षेत्र में कई सारे डेजर्ट हैं, कोई एक डेजर्ट नहीं है, बहुत सारे डेजर्ट हैं, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, तानामी डेजर्ट, इस तरह के बहुत सारे डेजर्ट्स हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में डेजर्ट्स बनने का प्रमुख कारण है ये ठंडी धारा। तो ये इंडियन ओशन की प्रमुख धाराएं हो गई। अब छोटी मोटी धाराएं अगर देखें दक्षिणी हिंद महासागर में, तो यहाँ पर एक मेडागास्कर द्वीप है, मेडागास्कर आइलैंड, जो इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है। मेडागास्कर आइलैंड के पास मेडागास्कर धारा भी है। यहाँ मोजाम्बिक चैनल है यहाँ पे, तो मोजाम्बिक नाम की छोटी धारा भी है। तो किसी बुक में कहीं आपने मोजाम्बिक धारा पढ़ी हो या मेडागास्कर धारा पढ़ी हो तो कंफ्यूज नहीं होना, मेन धारा जो है वो अगुलहास धारा है, और बाकी छोटी मोटी धाराएं जो हैं वो ज्यादा हमने यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं की, क्योंकि आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। ये याद कर लीजिए, प्रमुख धाराएं वो काफी होगा। तो ये हमने इंडियन ओशन देख लिया। अब देखिए विश्व की प्रमुख धाराएं एक साथ मैप पे अगर आप देखें, जितनी भी रेड कलर की धाराएं दिख रही है वो गर्म है, जितनी भी ब्लू कलर की धाराएं दिख रही है वो ठंडी धाराएं हैं। आप जितनी भी गर्म धाराएं हैं, वार्म करंट्स, उनको सबको देख लीजिए। सभी गर्म धाराएं निम्न अक्षांशों से जाती है उच्च अक्षांशों की तरफ, लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जा रही है, लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड्स की तरफ, निम्न से उच्च की तरफ, जितनी भी गर्म है। जितनी भी ठंडी धाराएं हैं आप उन सबको नोटिस कीजिए, सारी ठंडी धाराएं जाती हैं उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ, हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ, हायर लैटिट्यूड से लोअर की तरफ। इवन कैलिफोर्निया धारा, कैनरी धारा, जितनी भी धाराएं हैं वो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ जाती है। मतलब गर्म धाराएं इक्वेटर और ट्रॉपिकल जोन से विषुवत रेखीय और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर जा रही है, और ठंडी धाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आ रही है। तो ये कुछ मेजर करंट्स हैं। और यहाँ पर जो आपको क्यूरोशियो ओयाशियो धाराएं दिख रही है, यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं, कुरिल द्वीप, उनके नाम पर एक छोटी धारा है कुरिल धारा। ओखोटस्क सागर है यहाँ पर, तो ओखोटस्क नाम की छोटी धारा भी है। तो ये कई सारी छोटी मोटी धाराएं होती है। किसी किताब में अगर इन छोटी धाराओं के नाम पढ़ें आप तो उनसे कंफ्यूज नहीं होना, आप ये बड़ी बड़ी कर लें वो काफी होगा। तो ये हमने महासागरीय धाराओं का जो चैप्टर है वो कंप्लीट किया है। होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। पूरा चैप्टर एक साथ एक बार रिवाइज कीजिए और आपको चीजें याद हो जाएंगी। और इससे रिलेटेड अन्य कोई चीज अगर है तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वैसे महासागरीय धारा जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।